स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे निसान ई पावर के बारे में। एक नया ड्राइव ट्रेन है जो निसान उतारने वाला है, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बहुत पहले जाते हैं यानी 1900s में जाते हैं, गाड़ी कबाड़ खाना है, किसी तरह चल रहा है। और इसीलिए अगर आप बहुत पुराना अमेरिकन पिक्चर्स देखेंगे या यूरोपियन पिक्चर देखेंगे, उसमें हमेशा एक सीन रहता था कि लोग गाड़ी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलता ही नहीं था उतना लंबा, मतलब कि बहुत फिनिकी होता था। फिर धीरे धीरे जापानीज लोग जब मार्केट में घुसे, धीरे धीरे 1950s 60s में गाड़ी भरोसेमंद हुआ। और 1990s आप समझ लिए पीक था, यानी कि उस टाइम में आप जो लोग गाड़ी लिए हैं 1990s का, वो अभी तक चल सकता है और चल रहा है। उसके बाद वाले पहले ही टूट जा रहे हैं, लेकिन ये 1990 पीक था। तो रहा बात कि 1990 के बाद से 25 साल हो रहा है, तो हम लोग क्या किए? उसमें आप ये समझिए कि दो चीज़ पे खूब मेहनत किया गया। पहला, इमिशन घटाने में। ये बात एकदम सही है कि पहले वाले इंजन के कंपेयर में अभी का इंजन का इमिशन यानी नॉक्स आउटपुट, कार्बन मोनोऑक्साइड आउटपुट और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आउटपुट, वो सब बहुत कम कर दिए हैं। और नॉक्स डीजल में कम करना बहुत मुश्किल था, उसी के लिए अब मतलब एक अलग से फ्लूइड डालना पड़ता है ताकि वो नॉक्स कम कर सके। तो उस पे काफ़ी मेहनत हुआ, मतलब आधा से ज़्यादा इंजीनियरिंग वहीं गया है। फिर बचा खुचा इंजीनियरिंग गया है आपका इफिशिएंसी एट लो लोड। यानी कि अगर आप सुनते होंगे एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम, वो है क्या? वो बेसिकली एग्जॉस्ट को वापस ठूंस देते हैं आपके सिलेंडर में, ताकि जब सिलेंडर लो लोड पे है, यानी कि जब इंजन दहाड़ रहा है, फुल फोर्स पे है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये करने का। लेकिन जब वो लो लोड पे है, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट को डाल रहे हैं ताकि लो लोड पे भी वो सही से चले। तो आप बेसिकली समझ लीजिए कस्टमर के पास अभी क्या एक्सपीरियंस है। 1990 में अगर उसको एक गाड़ी मिलता था जो क्लेम करता था कि आप मान लीजिए 18 किलोमीटर पर लीटर देंगे, ऑलमोस्ट 17 मिल जाता था। अभी का आप लेते हैं जो 22 क्लेम करता है, वो भी 17-18 ही देता है। तो ये आप समझना पड़ जाएगा। हर साल नई गाड़ी, ये गाड़ी एफिशिएंट है, ये इंजन बेटर है, ये है, वो है, लेकिन कस्टमर का पॉकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कस्टमर अभी भी परेशान है तेल का कंज़म्पशन से। मतलब कि शुरू-शुरू में खूब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब ऑलमोस्ट वो स्टैग्नेशन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग वहाँ जा नहीं रही है जहाँ से आप माइलेज बढ़ा सकें। वो सिर्फ़ इमिशन में जा रहा है, पावर बैंड बढ़ाने में जा रहा है कि मतलब लो आरपीएम पे भी अच्छा चले, हाई आरपीएम पे भी अच्छा चले, वेरी हाई आरपीएम पे भी अच्छा चले, मतलब वो सब तिगड़ा में वेस्ट हो रहा है। तो पब्लिक को है कि भैया हम बार-बार नया गाड़ी ले रहे हैं और अच्छा मनी सेविंग्स नहीं हो रहा और हर गाड़ी का दाम बढ़ते जा रहा है। तो वही समझिए। और ऐसा क्यों है? फिज़िक्स लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप इंजन बनाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा डिज़ाइन टोपोलॉजी करते हैं, घूम फिर के हर कंबस्चन इंजन में, इंटरनल कंबस्चन इंजन में आपको ये मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं बीएसएफसी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यानी कि आप बेसिकली इंजन चलाते हो डायनो पे रख के और उस पे लोड डालते हो अलग-अलग आरपीएम पे। जैसे कि आप इसको 1500 आरपीएम पे रखें, फिर आप उस पे 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएँगे, उसको कुछ देर चलने देंगे, स्टेबलाइज़ होने देंगे, देखेंगे कितना फ्यूल खा रहा है। फिर 20 न्यूटन मीटर, 30 न्यूटन मीटर, ऐसे-ऐसे करके आप बढ़ाते जाएँगे। फिर हो गया ये 1500 का डेटा पॉइंट्स मिल गया, फिर आप 2500 पे आएँगे। मतलब ये तो आपको दिख रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में कई घंटे लगते हैं या कुछ दिन तक लग जाता है, इंजन चलाए रखा जाता है ताकि सारा मैपिंग हो सके। अब रहा बात, इसमें आपको एक आएगा स्वीट स्पॉट, जो कि सबसे कम फ्यूल में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। मतलब कन्वर्शन एफिशिएंसी, कितना केमिकल एनर्जी था उससे कितना ये मैकेनिकल एनर्जी निकला, वो एक स्वीट स्पॉट पे आएगा। जैसे इस इंजन के हिसाब से 2500 के आसपास आप रहिए और आपको अराउंड 70 न्यूटन मीटर लीजिए, तो सिर्फ 225 ग्राम फ्यूल बर्न करेगा, लेकिन 1 किलोवाट का टॉर्क दे देगा। वहीं पे अगर आप बढ़ाते हो कि ठीक है हम उस पे लोड बढ़ाते हैं, वो ये घटने लग जाएगा, मतलब कि वो और ज़्यादा फ्यूल खाने लगेगा, 225 की जगह 230 खाने लगेगा। आप बोलते हो कि हम आरपीएम बढ़ाते हैं, तो वो घटना शुरू हो जाएगा, वो आपका 260, 280, 300 पे आ जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये हर इंजन में होता है। और गियर बॉक्स का काम रहता है दो चीज़ को बैलेंस करना। कोशिश करो कि इंजन अपना स्वीट स्पॉट पे रहे और कोशिश करो कि चक्का को जो चाहिए वो रहे। अब रहा बात कि आप समझ सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि दो वेरिएबल चीज़ को एक हार्डवेयर चीज़ से आप ठीक करो। तो इंजन कंप्यूटर का ये हालत होता है। वो बेचारा कोशिश कर रहा है इंजन को मैप कर रहे हैं, क्योंकि आप आजकल देखिए तो जनरली कोई भी चीज़ ड्राइव बाय ये फिजिकल लिंकेज नहीं है, ड्राइव बाय वायर हो गया है। तो आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है कि अच्छा ये इंजन इतना आरपीएम पे है, इसे ये मतलब इतना फ्यूल बढ़ाएँगे, कितना आरपीएम पे जाएगा, कितना टॉर्क पे जाएगा, वो सब कैलकुलेट कर रहा है। आउटपुट ये आ रहा है, धत 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 धत। इंजन बेचारा स्वीट स्पॉट पे रुक नहीं पा रहा है। और ऑब्वियसली नहीं रुकेगा ना, क्योंकि रोड का कंडीशन डिफरेंट है। और गियर बॉक्स कितना भी आरपीएम करे, गियर बॉक्स में 6-7 ही गियर होता है। सीवीटी अगर आप करते हो तो सीवीटी फ्रिक्शन में ही बहुत एनर्जी वेस्ट कर देता है।
तो ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। आइस यहाँ आ चुका है, मतलब कि आज के टाइम में अगर आप टोयोटा का बहुत अच्छा इंजन लेते हैं तो 220 ग्राम्स पे एक यूनिट बिजली बना देगा। वो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, उससे ज़्यादा आगे पीछे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा-मोड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। वहीं पे आप डीज़ल में आते हैं, वो 180 तक जा सकता है, ज़्यादा आगे पीछे वो भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बड़ा शिप, कंटेनर शिप का इंजन में जाते हैं, वो 150 तक जाता है। मतलब 150 ग्राम फ्यूल पे ही वो 1 यूनिट बना देता है। तो लेकिन उसमें बंकर ऑयल लगता है और उसका साइज़ अथाह बड़ा होता है, आरपीएम अथाह स्लो होता है, 200 आरपीएम के नीचे रहता है। तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है कि मतलब हमने इंजन बना लिया, साइंस बोल दिया कि आप यहीं आ सकते हैं। केमिस्ट्री का भी आप कैलकुलेट कर लो, इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन रहा बात कि आपका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशन इंजन को वहाँ रखने नहीं दे रहा है, आउटपुट कचरा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, मतलब एकदम गया गुजरा। तो ये प्रॉब्लम है, सबको लग रहा है कि भैया हम बार-बार नया गाड़ी खरीद रहे हैं और हर गाड़ी और फिनिकी होते जा रहा है और कबाड़ होते जा रहा है और मतलब तेल भी ज़्यादा खा रहा है। तो रहा बात कि निसान इसको कैसे सॉल्व करे, तो निसान बोल रहा है कि भैया हम आपको अपने पोर्टफोलियो का फायदा दिखाएंगे, क्योंकि निसान के पास सब चीज़ है। इंटरनल कंबस्शन इंजन लीजिए, प्योर इंटरनल कंबस्शन इंजन मिलेगा। हाइब्रिड लीजिए, वो भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, वो भी मिलेगा। इनके पास पूरा पोर्टफोलियो है। तो ये अब समझ गए हैं कि सबसे बेस्ट तरीका, जो मेरे चैनल को देखने वालों को पहले से ही पता होगा, सीरीज हाइब्रिड कूद रहे हैं। यानी कि इंजन जो है वो जनरेटर के तौर पे चलेगा। बोले जनरेटर में क्या फायदा है? जनरेटर का मतलब होता है उस पे 1 आरपीएम पे चलना है, जो भी उसका आरपीएम। जैसे मान लीजिए इंजन का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक का कहता है कि सर हमें 2000 आरपीएम पे रखो। तो जो जनरेटर बना रहा है, यानी जनरेटर में कितने पोल डालेंगे, वो 2000 आरपीएम के हिसाब से उसको ट्यून कर देंगे कि सर आप 2000 पे ही रहो। फिर टॉर्क टॉर्क भी लॉक किया जाएगा, यानी कि मतलब कितना एम्प आप जनरेटर से निकाल रहे हो वो भी फिक्स कर दिया जाएगा, ताकि उस पे एम्प लोडिंग रहे, जो स्वीट स्पॉट है। यानी कि अगर आप उसे जनरेटर के तौर पे चलाते हैं तो वो आप ज़्यादा एनर्जी निकाल पाएंगे। अब वो एनर्जी जाएगा बैटरी में, बैटरी से जाएगा एनर्जी आपका मोटर में, मोटर चक्के को चलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सीरीज हाइब्रिड। तो रहा बात की मार्केट में तो हाइब्रिड बहुत टाइम से है। अगर आप टोयोटा का हाइब्रिड देखेंगे तो वो 1992 या 3 से स्टार्ट किया गया है। होंडा का देखेंगे तो वो 1998 से स्टार्ट किया गया। तो सब लोग हाइब्रिड करें तो हाइब्रिड सक्सेस क्यों नहीं हुआ? बात है हाइब्रिड में सब लोग खुजली ज़्यादा कर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं ये सीरीज पैरेलल टोपोलॉजी। मतलब बोले भैया सीरीज है कि पैरेलल है? नहीं, दोनों है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे इस तरह का, जैसे ट्रांस एक्सल कहते हैं, इसमें एक प्लानिटरी गियर रहता है, एक मोटर जनरेटर यूनिट रहता है, एक दूसरा मोटर जनरेटर यूनिट रहता है। ये टोयोटा कर रहा है बहुत पहले से। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ टोयोटा, जो मतलब ये सीरीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी बात हो रही है। उस टाइम लिथियम आयन यूज़ नहीं होता था, निकल कैडमियम यूज़ होता था। तो उनका बैटरी का वोल्टेज भी बहुत कम था, मतलब कि 200 वोल्ट था। तो उनका इतना था कि सर हम आपको मतलब घर का गैराज से निकाल देंगे बिना मतलब आवाज़ किए, लेकिन ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बैटरी का टेक्नोलॉजी का थोड़ा लिमिटेशन है। और दूसरा, उस टाइम में इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर नहीं रेडी हुआ था गाड़ी के लिए, कि आप सीधे बिजली से एसी का कंप्रेसर चाहिए। तो एसी अगर आप चालू करते तो इंजन को चालू होना ही पड़ता। तो लॉजिक ये है कि इसमें 2 दे दिए थे और सबको खुजली होता है कि क्या होगा अगर हम तीनों का पावर दे दें। मोटर जनरेटर 1 का पावर है, जैसे मान लीजिए वो 100 हॉर्स पावर का है, उसको लगा दें। क्या होगा जो छोटा दूसरा मोटर जनरेटर यूनिट है, जो जनरेटर है सिर्फ 75 हॉर्स पावर का है, उसको भी लगा दें। क्या होगा उसी टाइम हम ये इंजन को भी जोड़ दें। तो ये बहुत जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर हैं उनको बहुत ऑर्गेज़म आता है ये सुन के कि हम तीनों को जोड़ के बहुत पावर दे देंगे, मतलब आपको एकदम टर्बो पावर दे देंगे। जितना भी एनिमेशन देखिए उसमें क्या दिखाता है कि आप दबाइए और सब चीज़ एक साथ चालू हो जा रहा है, एकदम राजधानी एक्सप्रेस आपको मिल जा रहा है। ये करने में साइड इफेक्ट होता है कि आपको प्लैनेटरी गियर डालना पड़ता है। दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि इंजन फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। आप बस उसको थोड़ा स्मूथ कर दिए, ये मैं एकदम क्लियर हूं कि टॉर्क पे आपको कंट्रोल मिल जाता है। मान लिया कि टॉर्क अगर आपका चक्का बोल रहे हैं हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इंजन को गलत जगह पे नहीं ले जा रहा है, आप मोटर एनर्जी डाल दे रहे हैं और उल्टा हो रहा है। जैसे मान लिया आप ढलान पे चल रहे हैं, आरपीएम सही रखा हुआ है लेकिन टॉर्क घटते जा रहा है, इंजन ज़्यादा तेल जलाएगा। वहाँ पे जो आपका मोटर जनरेटर यूनिट है वो बोलेगा सर हम बिजली खा लेते हैं आपसे, हम जनरेटर के तौर पर बिजली खा लेते हैं, वो बैटरी में डाल देते हैं। तो माइलेज ये एक्चुअली थोड़ा सा बेटर देने लगा। लेकिन आप समझ सकते हैं फचांग बहुत आ गया, वो खुजली लोगों को बर्बाद किया है बेसिकली, कि हम ना सब दे देते हैं। इट्स लाइक नहीं सर। और ये ई पावर जो है वर्जन 3, इसमें इन लोग पहली बार नहीं सर हम कुछ नहीं दे रहे, हम इंजन चक्के से छुआएंगे ही नहीं, इंजन को फ्लोट कर दिए हैं। मतलब इंजन हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये बैटरी ड्राइव है। और हाँ, अब ये करना बहुत आसान हो गया कि अब आप किसी को फ़ोन उठा के बोलते हो हाँ भैया हमको एसी के लिए कार के एसी कंप्रेसर के लिए इलेक्ट्रिक वाला चाहिए, जो बहुत आसानी से मिलेगा। और उससे एक फ़ायदा भी होगा कि आजकल गैस बहुत ख़त्म होता है, वो अब कम हो जाएगा।
क्योंकि आप जानते होंगे कि गाड़ी का इंजन में जो एसी कंप्रेसर है उसका जो हर्मेटिकली सील नहीं है। जैसा आपका एसी वाला वो काला ट्यूब में सील रहता है, वैसा हर्मेटिकली सील आपका गाड़ी में नहीं होता, क्योंकि शाफ्ट बाहर निकला हुआ है। तो शाफ्ट को अगर बहुत टाइट कर देंगे तो हॉर्स पावर बहुत खाएगा, बहुत लूज रखेंगे गैस तुरंत खत्म हो जाता है, एकदम परफेक्टली रखते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट है वो हर्मेटिकली सील नहीं, लीक करता ही है गैस। कोई ना कोई तो बोलेगा मेरे पास 10,000 साल से गाड़ी है उसमें कभी लीक नहीं हुआ है। किसी भी सर्विस स्टेशन में जाइए, अगर हर सर्विस स्टेशन में आपको दिखेगा गैस रिफिलिंग का, इसका मतलब है कि वो लीक करता है, सबका लीक करता है। हर्मेटिक वाला लंबा चलता है, इसीलिए आपका फ्रिज सब में कभी सोचना नहीं पड़ता है। एसी सब भी अगर जब तक कुछ टूटे फूटे नहीं तो वो भी कुछ साल तक तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये जो सीरीज हाइब्रिड टपोलॉजी जो ऑलमोस्ट हर कंपनी, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, ये सब कर रही थी, ये सब इलॉन मस्क का जब भूत काटा सबको, तो उसके बाद सब लोग सीधे इसको छोड़ के, मतलब इसको रिफाइन करने की जगह इसको छोड़ के सीधे कूद गए फुल ईवी में, और फिर ईवी काम करेगा नहीं। तो ये वापस आ रहे हैं, ये भी कूदे फुल बोले इनके पास तीनों चीज़ें, हाइब्रिड भी बना चुके हैं, आइस भी बना चुके हैं, ईवी बना चुके हैं। समझ में आ गया कि सर ईवी से होना नहीं है, वापस आ गया। तो लॉजिक यही है कि आप इंजन को फ्लोट कराओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजन में अभी आप देखिएगा वाल्व टाइमिंग पे इतना मेहनत हो रहा है, हम लो आरपीएम पे कहाँ पे वाल्व को रखेंगे, हाई आरपीएम पे क्या करेंगे, कुछ कुछ में हम वेरिएबल कंप्रेशन करेंगे, सब हटाओ, इंजन बनाओ, और इंजन जो कर पा रहा है बस वो कराओ उससे, उसको और कुछ करने ही नहीं देना है। तो ये कर रहे हैं, और ये 2026 का मॉडल में, यानी एक्चुअली आप अभी भी खरीद सकते हैं, वो पता नहीं 2026 क्यों कहते हैं, बट 2026 है एसयूवी मॉडल में आएगा, जिसमें 100% ईवी ड्राइव है। यानी कि जब आप एक्सेलरेट बहुत तेज करेंगे तो इंजन चालू हो जाएगा। इंजन क्यों चालू हो रहा है? इंजन इसलिए चालू हो रहा है क्योंकि आपका बैटरी ड्रेन हो जाएगा तुरंत। ये बैटरी सिर्फ बफर है, 2 यूनिट की बैटरी है, 2 किलोवाट आवर। आपका सबसे पुराना इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखिए तो उसमें भी 15 या 30 यूनिट का रहता है, बहुत छोटा बैटरी है। मतलब अगेन वो दाम कम रखना चाह रहे हैं, बस गाड़ी टेस्टिंग कर रहे हैं। वो इंजन चालू होगा ताकि बैटरी का वोल्टेज मेंटेन रख सके, तब आपका जो मोटर है उसको पूरा ताकत मिलेगा। तो ये है ई पावर, मतलब कि सिंपल टोपोलॉजी, हमारा इंजन जनरेटर चलाएगा, जनरेटर से हम बैटरी चलाएंगे, बैटरी से आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाला है, पूरा चीज बैटरी पे चल रहा है। इंजन पूरी तरह से फ्लोट है, यानी कि अगर कंपनी थोड़ा सा मेहनत की होगी तो उसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग भी नहीं डाला गया होगा। ये सब भैया वाल्व पे छेड़खानी मत करो, उसके लिए एक्स्ट्रा लोब लगाओ, ये लगाओ ना, सब हटा दो, जरूरत नहीं है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का भी जरूरत नहीं होगा, जरा ये स्टार्ट होकर अपने पीक पावर पे ही जाएगा। तो ये हो गया बेनिफिट ई पावर का, मतलब जो हम हल्ला कर रहे हैं पिछले 7 साल से। तो रहा बात कंपनी ने किया, तो कंपनी को फायदा क्या हुआ? कंपनी को फायदा हुआ कि जो आप गाड़ी है, यानी ये गाड़ी अभी उतारा है सबसे पहले, ये स्मूथ है और क्वाइट है, यानी कि इसको आप ट्रैफिक जाम पे चलाइएगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा। और वो पुराने सीरीज हाइब्रिड वाला में दिक्कत नहीं होगा, जिसमें सीरीज पैरेलल होने का इंजन खूब ऑन ऑफ होता रहता था, वो नहीं होगा। चल रहा है, और अगर आप रेंग रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया से रेंगने का एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि इस मामले में इलेक्ट्रिक मोटर से आप नहीं भिड़ सकते हैं कि सर हमको चलाना है 2 किलोमीटर प्रति घंटे पे ट्रैफिक जाम में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ये बोलेगा सर चिल चिल। और चूंकि फिजिकली ये ट्रांसमिशन नहीं है, फिजिकली गियर बॉक्स नहीं है, इंजन एक्चुअली फ्लोट कर रहा है, आपके कैबिन में आवाज बहुत कम आता है। और फ्यूल कंजम्पशन कितना घटा, क्योंकि एक्चुअली ये है अभी भी ये मतलब फ्यूल व्हीकल ही है। इनका मतलब इन्हीं का रेटिंग तीनों मॉडल्स में, जहां पे सिर्फ इंजन है, माइल्ड हाइब्रिड है जो ये मारुति नौटंकी करता है, और ये प्रॉपर ई पावर 35% से ऊपर का है। 35% आप समझ रहे, किसी गाड़ी में आप सोचोगे ना आपने वजन बढ़ा दिया, ये कहते हैं ना गियर बॉक्स बहुत भारी होता है, गियर बॉक्स हटाइए अकेले उसी में बहुत वजन मिलेगा, दूसरा इंजन का कचरा हटाइए उसमें भी काफ़ी वजन मिल जाएगा, और मोटर बहुत पावर डेंस आता है आजकल, तो उसमें टेंशन नहीं है। और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे जो सब लोग कस्टमर को क्या चाहिए एंड में, फील चाहिए। सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? फील। एक्सीलेटर दबाइए गाड़ी गायब, एक्सीलेटर दबाइए गाड़ी गायब सर, ये आपको दे रहा है। और हाँ, रीजनरेटर ब्रेकिंग भी दे रहा है, तो वो बहुत बढ़िया दे रहा है। और प्लस कंपनी को महंगा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी सिर्फ 2 यूनिट की है, जबकि आपका महिंद्रा पगलाया हुआ है कुछ कुछ में 75 यूनिट की बैटरी दिया है, तो वो सब का टेंशन नहीं है। अब रहा बात की जो आप पैसा इसके लिए ज़्यादा देंगे, 15% दाम ज़्यादा है, वो एक्चुअली कुछ साल के अंदर ही इसमें इतना तेल बचेगा कि आपका रिकवर हो जाएगा। तो वही है। और लोगों को जितने रिवर्स इसको लिए हैं उसको दिख रहा है अच्छा ये तेल एक्चुअली बचा रहा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाकी सबका ना कि आजकल आप लोग मीम देख रहे होंगे, सब गाड़ी जितने भी गाड़ी वाले क्रिएटर्स हैं बोलते हैं सर ये गाड़ी तेल नहीं पीती है, ये सीधे खून पीती है। वो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये समझ लीजिए मेरा एस्प्रेसो से डबल वेट का है वजन में, किलोग्राम में, और हॉर्स पावर में 3 गुना ज़्यादा पावर का है, एंड इसका माइलेज और दोनों का माइलेज सेम है, क्यों? इंजन स्वीट स्पॉट पे है। अगर मेरा एस्प्रेसो का इंजन स्वीट स्पॉट पे रह सके तो वो 40 किलोमीटर प्रति लीटर देगा, लेकिन उसको रखने के लिए आपको फ्लोट कराना पड़ेगा। भैया वेरिएबल कचरा को फेंको, उस पर मोटर जनरेटर लगाओ, गियर बॉक्स को फेंको, फिर मोटर जनरेटर से छोटा सा बैटरी चलाओ। और ये जो हम बार बार सबको बोलते हैं BSFC समझिए,
टडा! ये है आपका नॉर्मल इंजन। यहाँ पे आपका स्वीट स्पॉट है, लेकिन आपका एक्सीलरेटर गियर ड ड ड ड ड ड ड ड ड कर रहा है। फिर आप उसमें ये करते हो, सीरीज़ पैरेलल हाइब्रिड करते हो, जो बीवाईडी भी अब करने लगा है। तो वो थोड़ा-सा आपका लोअर वाले में लोड को बोलता है, भैया मोटर लोड ले लो, ताकि इंजन अगली नहीं रहे। थोड़ा-सा इंप्रूव करता है। ये हटा देता है, हटाओ यार। मतलब देख लीजिए ऊपर लो एंड टॉर्क नॉट नेसेसरी, चाहिए ही नहीं। नो आइडलिंग, आइडलिंग वो करेगा ही नहीं। नो ऑपरेशन, मतलब कि बहुत नीचे आरपीएम पे उसको चालू ही नहीं होना है, डाउन स्पीडिंग भी नहीं करना है। मतलब स्वीट स्पॉट पे काम खत्म, खत्म सर, दी एंड हो गया, जाओ खुश रहो। तो ये बहुत बढ़िया गेन्स दे रहा, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए गाड़ी में, सर हम चला रहे हैं, हमारी फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बेटर आप फीलिंग नहीं दे सकते, चलो वो हो गया। दूसरा, सर हमारे बैंक बैलेंस में छेद ना करे, तेल नहीं खा रहा है ज़्यादा, मतलब रियल वर्ल्ड में। और बाय द वे, जितना आपका गंदा ट्रैफिक होगा, इसका और इंजन वाले का गैप जो है, कितना तेल बच रहा है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो और ये तो समझिए, ये सिर्फ 2 यूनिट की बैटरी में कर पा रहे हैं ये, और ये वर्जन 3 है इनका। वर्जन 4-5 में तो ये आराम से ऐसा कर देंगे, सर टेंशन मत लो, टेंशन लो ही मत आप। तो ये बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी फाइनली आने लगा है। ट्रेन वाले बोलेंगे सर हम 100 साल से कर रहे हैं, सबमरीन वाले बोलेंगे सर हम 120 साल से कर रहे हैं। आप लोग कहाँ थे? इलॉन मस्क फूक रहे थे। तो रहा बात स्कोप कितना है इस टेक्नोलॉजी में, जैसे हम लोग कहते हैं प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। और बाय द वे, इसमें प्लग इन नहीं दिया गया है, इसमें ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आपको एक ऐसा पेट्रोल गाड़ी देंगे जिसमें माइलेज ऐसा है कि आपको बीपी नहीं बढ़ेगा। तो वही समझिए कि इनको कुछ नहीं करना, ठीक है, बनाए, टेस्ट किए, बैटरी बड़ा करते जाओ। 2 यूनिट से अगर वो कर रहे हैं, आराम से उसे 15-16 कर सकते हैं। अब रहा बात कि उसमें और क्या ऐड करना होगा? ऐड करना होगा ऑनबोर्ड चार्जर। यानी कि आप जब भी इस तरह का देखते हैं छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक चार्जर या एक छोटा-सा प्लग देखते हैं जो लगा देते हैं, वो एसी लेवल 1 होता है या एसी लेवल 2 होता है। उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ बात करता है प्लग से, प्लग बता देता है सर हमसे तुम 15 किलोवाट खींचो या 22 किलोवाट खींचो या 7 किलोवाट खींचो, वो किलोवाट बताता है। उसमें सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर है बाय द वे, वो सिर्फ बताता है कि सर देखो हमको बनाने वाले, मतलब जिसको हमने लगाया है, वो उसका तार रेटेड है, मान लीजिए आपका 20 किलोवाट के लिए, तुम 20 किलोवाट से ज़्यादा खींचोगे हम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ सर्किट ब्रेकर है। बहुत डम डिवाइस है, सिंपल डिवाइस है। आपका गाड़ी में एक चार्ज ये होता है, ऑन बोर्ड चार्जर होता है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे तो उसमें देखिए कई बार आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा कितना उसमें ऑन बोर्ड आप रखना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल कार में होता है, मेरे गाड़ी में था कि ऑटोमेटेड गियर ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं कि मैनुअल लेना चाहते हैं, तो हम तो ऑटोमेटिक लिए। तो वैसे आपको गाड़ी में भी मिलेगा कि 7 किलोवाट का आप ऑन बोर्ड चार्जर लेना चाहते हैं कि 22 का लेना चाहते हैं। दाम बढ़ जाएगा 22 का, लेकिन 22 में आप बहुत स्पीड से चार्ज कर पाएंगे एसी लेवल 2 में, जब तक वो प्लग सपोर्ट करता है। और 99% केस में प्लग करता है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बस ट्रांसफार्मर से आपका उतना पावर आना चाहिए, वो कर देगा। तो उसको कहते हैं ऑन बोर्ड चार्जर, वो ऐड करना पड़ेगा। और डीसी बस आप डाल सकते हैं अगर आप चाहते हो अल्ट्रा फास्ट चार्जर। जहाँ पे भी आप समझिए 30 किलोवाट से ऊपर का बात सुन रहे हैं, वो जनरली डीसी फास्ट चार्जर, जो प्लग के नीचे 2 बड़ा-बड़ा कॉन्टैक्टर होता है, वो डीसी है। तो वो और कुछ डालना नहीं है, बस वो हो जाएगा। और बाय द वे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं दुनिया में चला? अब बोलेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी इतना बिक रहा है, नहीं बिक रहा है सर, ज़ीरो है। आप सारे इलेक्ट्रिक गाड़ी को जोड़िए, यूरोप का छोटा-छोटा कंट्री को छोड़ के, ठीक है? पूरा प्लैनेट का देखिए, उसका बिक्री परसेंटेज में भी नहीं है। अभी हम काम कर रहे थे इरावत के लिए, इसका टू व्हीलर्स के लिए, और हमारे सीए लोग का डिपार्टमेंट है कि वो निकाल के लाते हैं कि भैया डेटा देखो। सर होंडा का देख लीजिए, बजाज का लीजिए, सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कितना बिक रहा है टू व्हीलर्स वर्सेस कितना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बहुत बिक रहा है। हाँ, कितना पेट्रोल वाला बिक रहा है, कंपैरिजन भी नहीं है। मतलब कि ज़ीरोस का अंतर है। और रहा बात, इसीलिए देखिए जब पूरी प्लैनेट का आबादी ही नहीं बढ़ रहा है, अब ऑब्वियसली बर्थ रेट कब का कोलैप्स कर चुका है, 2.1 से नीचे हो चुका है। 150 कंट्री का 2.1 से नीचे चल रहा है। चाइना का आबादी घट रहा है, इंडिया का आबादी घट रहा है, अमेरिका घट रहा है, तीनों वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री है। तो महाराज तेल कौन खा रहा है? अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नहीं खा रहे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई वो फंस गया है चिकन एंड एग सिनेरियो में, जो इलॉन मस्क के चलते हुआ कि सबको ना सर हमको गाड़ी में ना 10,000 किलोमीटर का रेंज चाहिए। सर नहीं चाहिए आपको। ये प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल हर कोई ले सकता है। ये सबसे बड़ा बात है इसका। किसी को सर हमारे यहाँ बिजली नहीं रहता, सर तेल वाला गाड़ी है, ज़्यादा माइलेज दे रहा है, खुश रहो। सर हमारे यहाँ हमको तेल नहीं भरना है, प्लग इन पे रहो। ये 100% लोग कर पाएंगे, क्योंकि हल्ला सब लोग जो कर देते हैं ना कि हमको 200 किलोमीटर का रेंज चाहिए, 400। सर आप क्या करते हो सुबह उठ के, हाँ भैया हम अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं 100 किलोमीटर दूर? कौन करता है? ना, ये है सबसे रियलिस्टिक ग्राफ किसी भी देश का। किसी भी देश के रोड मिनिस्ट्री से आप निकालिए, आपको यही मिलेगा कि मेजॉरिटी टाइम कितना परसेंटेज लोग कितना किलोमीटर चलाते हैं, वो बहुत कम होता है। यानी ज़्यादा से 10 किलोमीटर के अंदर ही नहीं पड़ता है। छोटे-छोटे शहर में आप थोड़े 50-60 किलोमीटर जाओगे। फिर जहाँ 50 से ऊपर जाने लगते हैं तो टाइम घटते चला जाता है। यानी कि कितने परसेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं, परसेंट ऑफ ड्राइवर। फिर आप बोलोगे 100, 200, हाँ, अब हो सकता है। जैसे मेरे केस में ही होता है कि मेरा एस्प्रेसो जो है बेयरली चलता है 10-12 किलोमीटर। निकाले गाड़ी बहुत हुआ तो 20-30 चलेगा।
लेकिन हाँ, जब कोर्ट केस के लिए जाना था 440 एक दिन में चलता है। तो ऐसा सबके साथ वही है कि 99% केस में आप यहीं पे निपट जाओगे। ये सबका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गूगल का डेटा भी अपनी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सबका डेटा है। सबका यही है कि सर मेजॉरिटी टाइम यहीं रहेंगे। हल्ला सब कर देते हैं, हमको 600 किलोमीटर का रेंज चाहिए, 10,000 किलोमीटर का रेंज चाहिए, नहीं चाहिए। 99% लोग का वो तो तेल बचा लो, वो तो तेल बचा लो आप। वो ये प्लगइन से इसको तो निपटा लो, इसका तो तेल कंज्यूम कम कर दो, और यही फायदा होगा कि सब लोग खरीद सकते हैं। सर हमारे गांव में बिजली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, तेल लगाओ चलो खुश रहो, कम तेल लगेगा, प्रदूषण कम होगा। सर हमारा हैवी ड्राइविंग नहीं है, सर आप इलेक्ट्रिक पे रहो खुश रहो। कभी हो गया कि हाँ भाई, मेरे केस में होता है कि 2-3 महीने पे केस उसका डेटा था, ठीक है तब चलाएंगे पेट्रोल पे, तेल कम लगेगा। ये बहुत रियलिस्टिक बात है। और बाय द वे टैक्सी वालों का भी आता है 150 to 200। कहाँ से चलाओगे? मुंबई में हम थे, पुणे में थे, ये सॉरी मुंबई में थे, दिल्ली में थे, कहाँ से चला रहे हैं लोग 300-400 किलोमीटर? इक्का दुक्का एज केस होता है कि हाँ भैया आप आउट एरिया टू आउट एरिया में चल रहे हो तो उतना चला सकते हो। तो वही है, जो रेंज ज्यादा देने लगे तो बैटरी का साइज पागल हो गया, बैटरी कोई खरीद नहीं सकता, तो सरकार को सब्सिडी देना पड़ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो कर सकते थे वो छोड़ दिए। ये सबका समाधान एक शॉट में करता है कि सर लगाओ, सब लोग आज खरीद सकते हैं, आज सबका तेल बच सकता है। जो लोग कहें नहीं हमको ज्यादा रेंज चाहिए सर, बड़ा बैटरी वाला ले लो, जिसको है कि नहीं सर बैटरी से नहीं चलेगा, ठीक है बैटरी छोटा रख लो, मान लो तुम्हारी तरफ बिजली बहुत खराब है, मत लो। ये आज CO2 घटाएगा, आज इमिशन कम करेगा, क्योंकि सबसे गंदा इमिशन कब होता है? जब इंजन लो आरपीएम पर रहता है। इंजन कब लो आरपीएम पर रहता है? ट्रैफिक जाम में ये सब बंद कर देता है इंजन की, भैया बंद, जरूरत ही नहीं है इंजन का, बंद करो। और हाँ, ये पुराने वाले हाइब्रिड में नहीं कर सकते थे, वैसे बंद किए, एसी बंद, एसी इसमें बंद नहीं होता है। तो ये पैसा बचेगा, इमिशन बचेगा, CO2 बचेगा, और ये सबको सूट करेगा, ये समझिए 100% है। और बाय द वे ये मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, छोटा सा फर्क आएगा उससे देश में। ट्रक्स में आप ये कीजिए, अगले साल भारत सरकार बोलेगा अरे सर इस साल हमारा डीजल का खपत कम हो गया है, इतना बड़ा अंतर आएगा सिर्फ 10% तेल बचाने से। तो स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब कि निसान फाइनली समझ गया कि कहाँ दिक्कत हो रहा था, कि टोयोटा और होंडा और फोर्ड ये सब लोग अगर हाइब्रिड किए हैं और कभी क्यों नहीं सक्सेस हुए, बस वही है कुछ जबरदस्ती किए हुए थे। आपको बस ये चाहिए प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 3 में आ गए हैं, 4 में तो डाल ही देंगे। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबको हम 10,000 किलोमीटर चलाएंगे, नहीं चलाते हो सर, नहीं चलाते हो। और वो बोलते ना एज केस को संभालने के चक्कर में हम लोग मेजॉरिटी जिनका सुधार सकते हैं उनको नहीं सुधार रहे हैं। आपको सिर्फ 100 देना है कि सर 100 चलाओ। भाई टू बी फेयर, इंडिया में कोई गाड़ी जो कहता है कि अगर 100 का रेंज है, 100 नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या फूकते हैं, उसको डाइनो पे रख के चलते हैं बिना एसी के। सर एसी सबसे ज्यादा बिजली खाता है, बहुत ज्यादा बिजली खाता है। और हमसे लोग लड़ रहे थे, तुम बोलते हो एसी 6-7 यूनिट खा लेता है 1 घंटे में, तो क्या घर का एसी ज्यादा है? घर का एसी एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर है, दीवार एक इंसुलेटर है। आपका कार एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत बिजली लगता है, बहुत हॉर्स पावर लगता है। बहुत लोग मीम जो बनाते हैं ना कि ऑल्टो में आप बंद कर दो एसी तो देखिए उड़ने लगता है गाड़ी, बहुत हॉर्स पावर लगता है सर, वो जरूरी है। और इंडिया में तो गर्मी है बाहर, तो जरूरी है। तो ये स्कोप बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अब हर देश वहां पहुंच रहा है कि सर हम ईवी को सब्सिडी तो खूब दे दिए, जैसे इंडिया में ही $1 बिलियन से ऊपर दिया गया, 10,000 करोड़ बाय द वे, और भी 3 साल में ही बात करें, और भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करें, स्टेट गवर्नमेंट भी कई कई हजार करोड़ दिया है। और जैसे जैसे वो सब कम हो रहा है, अमेरिका में भी वही हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है कि सब्सिडी, अब लोग बोल रहे हैं सर हम दे रहे हैं 2010 से सब्सिडी सबको। क्या हुआ? तेल अभी भी हमको खरीदना पड़ रहा है, सब्सिडी भी देना पड़ रहा है, फायदा क्या हुआ? तो जैसे जैसे सब्सिडी कम हो रहा है, ईवी कंपनी फेल होते जा रही है। आप किसी भी टाइम पे ईवी कंपनी में कितने कंपनी रजिस्टर हुए थे, कितने कंपनी बैंकरप्ट हो चुके हैं, या कोई दूसरा खरीद लिया क्योंकि डिलीवरी नहीं कर पाए, वो लिस्ट आपको देखिएगा तुरंत समझ में। और अभी आप रिसेंट टाइम में देखिएगा चाइना में सारे मैन्युफैक्चर एकाएक हाइब्रिड में क्यों कूद रहे हैं? वही है, चाइना का ज्यादा जो न्यू एनर्जी व्हीकल का क्लेम जो कर दिए थे, खूब पैसा जलाए, कई $1 बिलियन जलाए। अब वो बोल रहे हैं सर थोड़ा हमें दर्द हो रहा है, इतना जला रहे हैं पैसा उस पर, तो अब शांति। BYD सोचिए, BYD का जब स्टार्टिंग में फुल इलेक्ट्रिक था, अब क्यों कूद रहा है हाइब्रिड में? तब वही सब्सिडी खत्म होगा, सब बिना सब्सिडी के आप नहीं खरीद सकते। जो पागल जैसा बैटरी दे रहे हैं बिना सब्सिडी के, कोई नहीं खरीद सकता। तो ये और एक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट थैंकफुली F1 में और मरीन डीजल इंजन में, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बो कंपाउंडिंग, यानी टर्बो जो आपको चल रहा है उससे भी फायदा निकाल लो। ओ हमारे एक ये है मौसेरे भाई हैं, अभी लिए हैं थार, टर्बो है। हमारे टर्बो से बिजली निकालो यार, टर्बो है, टर्बो में आप मोटर जनरेटर यूनिट डालिए, वो आपको पावर दे देगा। कितना पावर देगा? 5 से 10% आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। बोलेंगे तो वो उतना मायने रखता है? आप सीधा समझिए, आप 5 से 10% पावर बढ़ा रहे हैं बिना तेल खाए,
बिना बाय द वे ये 5 है आपका पोर्शा का, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। पोर्शा से 5 इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि 2 छोटे टर्बो रखे हैं। एक बड़ा टर्बो रखिए तो ज़्यादा परसेंटेज निकाल पाइएगा। और अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं बड़े कंटेनर शिप में जहाँ पे ये टर्बो कंपाउंडिंग की जा रही है, उसमें उनका जो ऑक्स जनरेटर है, क्योंकि जो मेन प्रोपल्शन मोटर है, उसमें आप अल्टरनेटर नहीं लगाया हुआ है, अलग से ऑक्स जनरेटर होता है, उसको बंद कर दे रहे हैं। टर्बो से ही एनर्जी निकाल रहे हैं। अब टर्बो से एनर्जी निकल कैसे रहा है? बात है टर्बो ये है, पॉजिटिव फीडबैक लूप डिवाइस है, यानी कि आपका इंजन एग्जॉस्ट देता है, टर्बो उसको स्पूल करता है, ठीक है, इनटेक और प्रेशराइज होता है, ये और हाई स्पीड कंबस्शन होता है और एग्जॉस्ट निकलता है। अब वो फीडबैक करने लगा, जिसे कहते हैं रन अवे। तो रन अवे ना हो तो उसमें वेंट करना पड़ता है आपको, या तो ये ज्योमेट्री बदलिए ताकि वेस्ट होने लगे एनर्जी, या वेंट कीजिए, जो कहता है पिस पिस, वो वेंट करने लगता है, जिसे कहते हैं ये बाईपास वाल्व खोल देता है। अगर आप उसमें मोटर जनरेटर यूनिट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए उसका आरपीएम है कि भैया 50,000 आरपीएम होना चाहिए, का पीक टर्बो है 50,000 आरपीएम, वो 50,000 में कुछ नहीं करेगा, 50,000 तक रहेगा। जैसे 51,000 मतलब बढ़ना शुरू हुआ, वो लोड डालना शुरू कर देगा और वो बिजली निकाल रहा है। बाय द वे आपका प्रदूषण भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ये फायदा होता है, कोल्ड स्टार्ट में ये पहले ही से टर्बो को स्पूल कर देता है, तो यानी आपका जो पहला इग्निशन है वो ही ठंडे जगह पे होता है, मतलब हाई क्या बोलते हैं, एयर रिच एनवायरमेंट पे होता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, तेल भी कम लगाइए, प्रदूषण भी कम कीजिए और एनर्जी भी ज़्यादा पाइए। और रहा बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, करो क्या, F1 में उनका था कि उनके पास मोटर जनरेटर यूनिट होता है चैसी में, जो एनर्जी को वापस डाल पाता है, क्रैंक का पावर बढ़ा पाता है, 50 हॉर्स पावर तक बढ़ा पाता है। पोर्शा जो कर रहा है वो आपको सस्टेन्ड, मतलब कि कुछ नहीं किए, वो 20 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा सस्टेन्ड दे पा रहे हैं। एडिसन मोटर्स ये जो है कनाडा में, ये भी वही कर रहे हैं, सीरीज हाइब्रिड की, भैया इंजन को जनरेटर की तरह रखो, जबरदस्ती का उसे मत चक्के से जोड़ो, वो कर रहे हैं। टॉर्मस ईवी, ये हमारे, इनके साथ हमने लाइव स्ट्रीम भी किया था, ये इंडिया में कर रहे हैं। और काफ़ी लोग को शौक लगा, 22 किलोमीटर पर लीटर खाली ट्रक भी नहीं दे सकता। बात वही है, BSFC है उसका इंजन का बहुत अच्छा है, लेकिन लो लोड पे वो वेस्ट करने लगता है एनर्जी। तो इनका क्या है भैया, सीधे जनरेटर चलाओ, बैटरी चार्ज करो, बंद कर दो, खाली उसी पे चलते रहो। फिर आपका ये निसान जापानीज कंपनी, तो समझिए कैनेडियन लोग हैं, इंडियन लोग हैं, जापानीज लोग हैं और बहुत सारे और लोग भी कूदे हुए हैं। तो ये एक नया नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो हाइप नहीं है कि मतलब ये होगा, वो कर देंगे, हर सही से रही हो जाएगा, कुछ नहीं सर, ये आप आज कर सकते हैं। हर कोई ये गाड़ी की टेक्नोलॉजी पे कूद सकता है। मतलब अगर मारुति उतारे, महिंद्रा उतारे, जितने लोग हमारे रिसेंटली लिए बड़ा बड़ा गाड़ी, सब बड़ा प्यार से रोते हैं, भाई इतना महंगा गाड़ी आप लियो 22-23 लाख का, और उसने ही रो रहे हो कि यार तेल बहुत खाता है। 22 लाख का तो तेल नहीं खाएगा क्या? बट हाँ, ये सब करने लीजिएगा कि भैया ई ट्राइम, और बाय द वे वो एसयूवी है, वजनी एसयूवी है, वो एक्चुअली तेल कम खा रहा है। वो सोचिए आप बड़का एसयूवी लेके आ रहे हो और आपका तेल खप रहा है उतना ही जितना एस्प्रेसो खप रहा है, बाकी सबके तो जल के राख हो जाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छा प्रोग्रेशन है। मैं काफ़ी साल से मना रहा हूँ, जो लोग मेरा लाइव स्ट्रीम बहुत पहले वाला देखे होंगे उसमें मैं बहुत पहले से हल्ला कर रहे थे, फाइनली अब ये हुआ। तो और ये बड़े वाले लोग में, ये 2 लोग ट्रक को संभाल रहे हैं, पोर्शा ये टर्बो स्पूल को, ये टर्बो कंपाउंडिंग को संभाल रहा है। टेक्नोलॉजीज आ रही है, निसान अब इसको पूरा पब्लिक में ला रहा है, तो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका निसान का ई पावर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।